जागो उत्तराखंड के सभी दर्शकों को अक्षय वर्तवाल का नमस्कार। मैं जागो उत्तराखंड से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और आशुतोष नेगी जी का एक सहयोगी रहा हूँ। कल आपने देखा होगा जो लोग हमसे यूट्यूब चैनल और जागो उत्तराखंड फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं कि कल हम किरण नेगी के मामले में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है तो अधिवक्ताओं की टीम से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और आज हम जा रहे हैं किरण नेगी के माता पिता से मिलने। सुबह किरण नेगी के पिताजी से हमारी बातचीत हुई थी और वो समय निकाल कर हमारा भी इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम पौड़ी के रहने वाले हैं और दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली की जगहों के बारे में हम जानते नहीं हैं। ये अभी गूगल मैप लगा के हम चल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आशुतोष भाई के साथ जितना भी समय मुझे बिताने का मौका मिलता है तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग हर 5 मिनट में उनका फ़ोन बजता रहता है और बहुत सारे लोग समस्याएं अपनी उनके पास बताते रहते हैं, चाहते हैं कि इस पर आवाज़ उठाई जाए और कुछ जिससे कुछ प्रभाव पड़े, और होता भी है। जो लोग हमसे काफ़ी समय से जुड़े हैं वो जानते भी होंगे कि किस प्रकार जागो उत्तराखंड की आवाज़ के असर से और विशेषकर आशुतोष नेगी की आवाज़ से बहुत सारे मामले जिन पर सरकार या प्रशासन या कोई और ढुलमुल रवैया अपनाते हैं या कुछ गलत करते रहते हैं, तो कुछ न कुछ इसमें कुछ नतीजा निकल कर आता है। आप सभी लोग आशुतोष नेगी को अपने मीडिया में देखा है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में और उनके डे टू डे क्या स्ट्रगल्स होते हैं, किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, उनकी क्या कहानी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और ज़्यादातर बातों का मुझे ज्ञान है। लेकिन आप दर्शकों को इस बारे में थोड़ा आज बता दें। अभी भी 34 मिनट हम किरण नेगी के घर से दूर हैं, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए आज आपका आशुतोष नेगी जो एक व्यक्ति है, कैमरे के सामने नहीं, एक कैमरे के पीछे, और उस व्यक्ति के डेली स्ट्रगल्स और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताते हैं। आशुतोष भाई, हमारे दर्शकों को एक बार हाथ हिला के नमस्कार। मेरा ध्यान लाइट की तरफ है ना, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर यहाँ चालान भी हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, आप पूछते रहो, मैं बोलता रहूँगा लेकिन देखूंगा आगे की तरफ। चलिए ठीक है। तो आशुतोष भाई, एक अगर आप अपना संक्षिप्त परिचय हमें, हमारे दर्शकों को दें। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपके परिवार में कौन लोग थे, आपने क्या पढ़ाई वगैरह, क्या क्या एजुकेशन आपकी रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बताते रहें, मैं यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करता रहूँगा और हमारे दर्शकों को दिल्ली का ट्रैफिक भी दिखा दें। ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जब हम जैसे लोग यहाँ दिल्ली में आते हैं, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक अलग है। जैसे हमारे पहाड़ में बस अपनी साइड गाड़ी चलाने में सब कुछ हो जाता है, एक दूसरे को साइड देते हैं, लेकिन यहाँ पे घुसेड़ एक तरीके से कहा जाए तो है। कल एक ठुकते ठुकते बजा। तो आशुतोष भाई, शुरू करते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से और आपकी एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है उससे। देखिए, मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, गढ़वाल विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री पढ़ाते थे पौड़ी परिसर में। बाद में वहाँ पे प्रिंसिपल भी रहे। डॉक्टर ज्ञान सिंह नेगी उनका नाम था, अब तो दुनिया में नहीं रहे। 2005 में गुजर गए थे, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। ऑन जॉब उनकी डेथ हुई थी। आपकी माताजी का क्या नाम था? और मेरी माताजी विद्या नेगी उनका नाम था, और वो अपने ज़माने की एमए थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। हालांकि वो हाउसवाइफ रही, और मेरी माँ का खास शौक गाय पालने का शौक था उन्हें। पिछले सालों गुजर गई, और एक घरेलू महिला थी वो। और पूरा जिस तरह से पहाड़ी परिवेश होता है उसी तरीके से जो है हम लोगों का वहाँ पौड़ी में मकान है,
अभी भी गाय है हमारे घर में, और उसे जो देख रही है मेरी जो बड़ी बहन है, मतलब मुझसे छोटी है, 2 बहनें हैं। जो मुझसे छोटी है वो बड़ी वाली शिवानी उसका नाम है, तो वो भी लेक्चरर है। तो वो देखती है गायों को, और उससे जो छोटी वाली बहन है वो डॉक्टर है, वो होम्योपैथ है, और देश की बड़ी होम्योपैथ है, नाम है उसका डॉक्टर हिमानी दिनेश। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो डॉक्टर हिमानी दिनेश है। मेरी वाइफ, ये देखिए दर्शकों, आपको दिखा दो किस प्रकार का चल रहा है। जिसका डंडा उसका झंडा, दिल्ली का तो यही सिद्धांत है। हाँ, आप जारी रखिए आशुतोष भाई। मेरी वाइफ और बच्चे देहरादून में रहते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी वाइफ क्लरिकल में है। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? श्वेता नेगी है मेरी वाइफ का नाम, और 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी बेटी मेरी बीकॉम ऑनर्स कर रही है, अनुभूति नेगी है उसका नाम, और छोटी वाली अनन्या 7th में है। तो यही फैमिली है। फादर मदर अब गुजर चुके हैं, और मेरा जो ज़्यादा समय होता है वो पत्रकारिता में ही गुजरता है। और पत्रकारिता का मतलब तो यही होता है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करने का प्रयास करना। तो बस मेरा ये रहता है कि कोई मामला मेरे पास आए और वो सीरियस मैटर हो, तो उसको जल्दी से जल्दी मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका समाधान ढूंढा जाए। मतलब मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं उसकी बस एक खबर बना दी और उसको अपनी जिम्मेदारी वहीं पूरी कर दी। बस मेरा ये रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले लोगों को, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे मेरी पढ़ाई की, तो पौड़ी से ही मेरी पढ़ाई हुई है। हाई स्कूल मैंने डीएवी पौड़ी से किया था, इंटरमीडिएट मैंने जीआईसी पौड़ी से किया। उसके बाद मैंने बीएससी गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर से किया। उस समय एक बड़ा जो लोकप्रिय एक टूरिज़्म का कोर्स होता था श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय में, MTA मास्टर ऑफ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन उसका नाम होता था। उसका नाम अब MBA टूरिज़्म हो गया है। फिर 2 साल का वो कोर्स किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था जॉब के लिए, और 97 में यहाँ पे आया था मैं। और मैंने 1 साल यहाँ पे ट्रैवल एजेंसियों में काम किया। थॉमस कुक में रहा मैं, वहाँ पे टिकटिंग का काम किया। उसके बाद एयर ट्रैवल ब्यूरो था एक कनॉट प्लेस के पास, वहाँ रहा। वहाँ पर भी मैंने वीज़ा पासपोर्ट का काम किया। चाणक्यपुरी मेरा आना जाना होता था। उसके बाद मेरी तबीयत यहाँ काफ़ी ख़राब हो गई, और एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे चक्कर सा आ गया, और बाद में पता चला कि मेरे एक लंग्स में पानी भर गया था। शायद वो पॉल्यूशन की वजह से हुआ है या क्या बात रही होगी। क्योंकि मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ तो मुझे गर्मी भी कुछ ज़्यादा लगती थी, और मैं रात को बिस्तर गीला करके पंखे के नीचे लेट जाता था। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ न्यूमोनाइटिस टाइप का मुझे हो गया था। फिर मैं वापस चला गया। फिर मैंने वहाँ पे क्योंकि पिताजी ने कहा कि यार तुम क्वालिफाइड हो, तुम लोग टीचिंग में भी जा सकते हो तुम। तो फिर मैं टीचिंग के लिए मैंने ऑप्ट किया, और एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर मैं रहा वहाँ पे 97 से। और उसके बाद मैंने नेट भी क्वालिफाइड कर लिया था टूरिज़्म में, और शायद उत्तराखंड के पहले जो नेट क्वालिफाइड लोग रहे हैं उनमें से मैं रहा हूँ, और क्या पता मैं शायद पहला भी हूँ। उसके बाद वहाँ पे रेगुलाइजेशन को लेकर डिस्प्यूट हो गया। हमारे हेड जो थे उन्होंने किन्हीं वजह से मेरा सिलेक्शन वहाँ पे, जो कि होना चाहिए था, मैं क्वालिफाइड भी था। तो एक बार मैं आपको रोकूंगा। तो आप नेट क्वालिफाइड हैं, मतलब आप पत्रकार नहीं बनना चाहते थे, आप शिक्षक बनना चाहते थे, एक लेक्चरर बनना चाहते जी, थे? मैं लेक्चरर ही था। मेरा जो 13 साल तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में ही गुजरा, और नेट क्वालिफाइड था, और पीएचडी भी परस्यू कर रहा था मैं। लेकिन वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की पैदा हुई कि अब किधर जाना है मुझे, गड़बड़ ना हो जाए। 200 में राइट सीधा चल रहा है, सीधा चलते हैं, सीधा चलना सीधा पड़ता सीधा सीधा सीधा। है। ये चौक पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, तो बच्चे रोड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर वो विवाद हो गया। उसके बाद
जब हो गया तो फिर मैंने भी जिस तरह से लड़ाई लड़ता हूँ अभी, उस समय भी पिताजी का सपोर्ट भी था। तो फिर पहले हमने राज्यपाल को रिप्रेजेंट किया कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था। उसके बाद हाई कोर्ट में लड़ाई आई, फिर हाई कोर्ट में ऑर्डर मेरे अगेंस्ट हुआ, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में आया। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे उस समय जस्टिस काटजू होते थे, उनकी बेंच में मेरा केस लगा था। तो एक तरह से जो उनका मेरे सुनवाई थी, उन्होंने कहा कि ये लड़का 13-14 साल से पढ़ा रहा है, क्वालिफाइड है, तो आप इसको रेगुलाइज करिए। आपने इसकी लाइफ का क्रीम तो ख़त्म कर दिया, अभी क्या करेगा इसके बाद। तो फिर वो सर्दियों की छुट्टियां हुई, फिर नई बेंच आ गई, और संभवतः मेरे जो अधिवक्ता थे वो ढंग से मेरी पैरवी नहीं कर पाए, तो वो मेरा केस जो है रेगुलाइजेशन का डिसमिस हो गया। और उसके बाद यू टर्न लेने को कह रहे हैं यहाँ से, नोटिसन है। हाँ जी, वो शायद मिस कर दिया वहाँ पे। अच्छा, गड़बड़ हो गई कुछ। हाँ यही। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ, ये हमारे साथ बहुत होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ की आदत नहीं है बड़े शहर की, हम छोटे शहरों के रहने वाले लोग हैं। तो आप ये संघर्ष समझ सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर हम चक्कर मार रहे हैं तो किस प्रकार की हमें दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। या फिर अभी हम किरण नेगी के घर जा रहे हैं उस मुद्दे को उठाने के लिए, जो एक बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर वो बेटी मरी है, अगर उसका बलात्कार हुआ है, तो किसी ने तो करा है। और जिनको हाई कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस थे, और साथ में जो डीएनए सैंपल जो मैच हुए थे, और इस आधार पे जो एक सज़ा हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे अंतिम समय पे इनको बाइज्जत बरी कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पे, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। और एक गरीब माँ बाप के दर्द को समझते हुए, और एक बेटी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए आज आशुतोष भाई यहाँ पे अपनी पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अंकिता के मामले में भी आपने देखा होगा। तो मैं दर्शकों को दिखा दूं कि ये आप सिर्फ एक 10-15 मिनट की रिपोर्ट देखते हैं, या एक हमारे पोर्टल पे और पोस्ट्स जो हमारी होती हैं फेसबुक वगैरह पर, वो देखते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है, उसके पीछे क्या संघर्ष होता है, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। साथ में बातचीत जारी रखेंगे आशुतोष भाई के साथ। ये 50 में लेफ्ट, हाँ नीचे वाली है, ये वाली है। तो मैं बता रहा था आपको कि उसके बाद जब यहाँ पे मुकदमा चलता रहा रेगुलाइजेशन का सुप्रीम कोर्ट में, उस बीच मैंने लॉ भी कर लिया था। तो फिर मेरे पास लॉ करने के लिए क्या प्रेरणा थी आपकी? लॉ आपने क्यों करा था? लॉ मेरे साथ जिस तरह का मैं क्वालिफाइड था, योग्य था, एक भ्रष्टाचार का शिकार हूँ मैं भी। क्योंकि अगर मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में रहता तो मैं एक सीनियर प्रोफेसर होता अभी। मेरी 20-25 साल की नौकरी होती है, और बहुत सीनियर प्रोफेसर होता है कि, और मुझे तो लगता है कि शायद मैं कहीं का वीसी भी बन सकता था उस दौर में। जिस तरह से मैं बहुत यंग था, और बहुत यंग मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। तो चलिए ठीक है, वो तो इतिहास हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं, क्योंकि लॉ भी कर रखा था, पढ़ा लिखा मैं था ही, पौड़ी में छोड़ना नहीं चाहता था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं पत्रकारिता कर लूँ, क्योंकि मैं आर्टिकल भी लिखता रहता था। तो मेरे एक दोस्त थे रवि जुगरान, जो सीनियर एडिटर थे यहाँ पे सहारा समय में। उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि तुम क्या कर रहे हो अभी? मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घर पे बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, वकील बन जाऊँ या कुछ और करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो है पत्रकारिता क्यों नहीं ट्राई करते? अब सहारा समय में वहाँ पे मीरा रावत वहाँ पे रिपोर्टर होती थी उस समय पौड़ी में। उन्होंने एक नया चैनल ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पे वो जगह खाली थी। तो फिर मैंने पौड़ी में सहारा समय के एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने काम शुरू किया। तो काफ़ी समय तक 2009-10 की बात होगी शायद वो। तो मैं काफ़ी समय तक तो रिपोर्टिंग करता रहा सारा समय के लिए, और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं कहूँगा कि मेरे को बहुत इजी लगने लगा कि मैं अच्छी पत्रकारिता कर सकता हूँ। लेकिन उस दौर में फिर सारा समय के जो सुब्रत रॉय जी, वो किसी विवाद में आ गए फाइनेंशियल, और चैनल की फिर स्थितियाँ ख़राब हो गई।
और फिर हमें जो पेमेंट आता था वो भी ये वाला राइट अवे, हाँ ये वाला है ना, हाँ जी। तो वो आना भी बंद हो गया। उस बीच आप भी मेरे साथ में थे, तो आपने कहा कि हम लोग अपना बैनर शुरू करें। फिर हमने जो है जागो उत्तराखंड एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया। ये 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 21 अक्टूबर 2014 को हमने जागो उत्तराखंड का एक वीकली अखबार शुरू करा। उस दौर में वो 16 पेज का अखबार होता था, ग्लॉसी पेपर छापते थे हम ग्लॉसी पेपर से। लेकिन बाद में बहुत मुश्किल हो गया 16 पेज का अखबार छापना। फिर उसे पेज धीरे धीरे कर्टेल किए, कम किए, उसको कलर से ब्लैक एंड वाइट किया। पेपर आज भी छपता है और सूचीबद्ध भी अब हो चुका है। 8 पेज का अखबार है। आपकी उसकी PDF और उस तरह की JPG इमेज आप उस पर देखते होंगे जागो उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर। लेकिन उस तरह से हम सर्कुलेट नहीं कर पाते क्योंकि संसाधनों का नितांत अभाव रहता है कि घर घर अखबार को पहुंचाना एक बड़ी समस्या है। तो मूल्य भी शायद 2 रुपये अभी तक जागो उत्तराखंड 2 रुपये ही मूल्य है और नहीं पहुंच पाता घर घर। तो अब हमारा काम जो है, जो जागो उत्तराखंड का पेज है, YouTube चैनल है और या न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ से हमारा जो उसका कंटेंट होता है उस अखबार का वो पहुंच जाता है और वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और कुछ पोस्टें, कुछ खबरें तो हमारी करोड़ों लोगों ने भी देखी हैं। तो मकसद कामयाब है हमारा। अब जो हमारे लिमिटेड संसाधन है उसमें हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच जाती है। लोगों की समस्याओं को हम जो है संबंधित अधिकारियों तक, राजनेताओं तक पहुंचा लेते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल सफ़र ठीक ठाक ही चल रहा है और आगे भी हमारी कोशिश ये है कि जो भी समस्याएं आएंगी हमारे पास, जो भी टास्क आएंगे समाज की तरफ से, उनको समाज के ही सहयोग से, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के हम बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम बात को उठाते हैं, उसके पीछे लोगों को सपोर्ट आता है तो हम समस्याओं का समाधान 100% कर सकते हैं। जैसा आपने अंकिता का केस भी देखा कि एक हमने वहाँ से पौड़ी से उस बात को उठाने की कोशिश की रही। उसके बाद लोग सड़कों पे आए, लोगों ने अपना भरपूर समर्थन दिया। ऋषिकेश में अभी भी लोग धरने में बैठे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। हाई कोर्ट में पिटीशन जो है पेंडिंग है, वहाँ पे कभी भी उसका निर्णय आ जाएगा। और अभी तक हमने जो भी काम किया उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है लोगों का और आगे भी लोगों का सपोर्ट है। और जो हम किरण नेगी वाले मामले में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 2012 में जब ये केस हुआ था तब मैं इस तरह से जागो उत्तराखंड हमारा शुरू भी नहीं हुआ था, वो तो 2014 में शुरू हुआ। तो वो हमारे लिए, हमारे सामने वो टास्क नहीं था उस समय। अगर वो टास्क होता तो हम तब भी आते, क्योंकि उत्तराखंड से, क्योंकि हमारा जो नाम जागो उत्तराखंड है उसका मकसद यही है कि उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनके लिए लोगों को जगाना है और लोगों को भी जगाना है। उसके बाद जो अधिकारी हैं या राजनेता हैं उनको भी जगाना है कि उस समस्या के समाधान के लिए वो आगे आए, क्योंकि इसी वजह से जनता ने चुन के उनको विधानसभा भेजा है, संसद भेजा है, या कोई अधिकारी है, वो सारी जनता की सेवाओं के लिए है। तो मकसद हमारा यही है कि उनको जगाया जाए और जगाने का प्रयास रहता है। अभी हमारे जो मित्र हैं यहाँ पे, जो कोटद्वार के एडवोकेट हैं रोहित डंडरियाल, उनसे आपने कल हमारी बातचीत सुनी होगी। वरुण जी हैं, संदीप जी हैं, तमाम एडवोकेट हैं। जो उड़ीसा से भी एक एडवोकेट हैं, अमोक जी हैं, वो सब लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। रिव्यू पिटीशन डाली हुई है। अब देखते हैं किस तरह का उसमें वो रहता है, रिजल्ट आता है। लेकिन देखिए, बिना लड़े हुए लड़ाई ना तो जीती जाती है ना हारी जाती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और वो बेसिक काम हम हर जगह करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हमें सफलता भी मिलती है। अगर हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हो सकता है किसी मामले में सफलता न मिले, पर बहुत रेयर होता है, क्योंकि अगर आप सही मोटो को लेकर लड़ रहे हैं तो वो 100% तय है कि आपको सफलता मिलेगी। या तो आप थक के हार जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इस वजह से सफलता मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन जो किरण का मामला है वो एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू है कि जिस तरह के एविडेंस थे, जिस तरह का जघन्य कांड था, जैसे निर्भया के साथ हुआ था, उससे ज़्यादा ही जघन्य था ये। तभी हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। तो ये सवाल अब बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के केस में भी अगर
मुजरिम बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो फिर तो न्यायपालिका का खौफ नहीं रहेगा, क्रिमिनल्स में खौफ नहीं रहेगा। और वो जो इंस्टीट्यूशन है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो मान्यता है, जो उसका कद है कि हमारे देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर है, वो भी कहीं ना कहीं घटेगा। तो एक तरह से हम न्यायपालिका के ही सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका सम्मान बरकरार रहे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बरकरार रहे, इस तरह के निर्णय आए कि लोगों का आप पे विश्वास रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए फिर लोग खुद ही सड़कों पे अपने आप ही इंसाफ करने लगें। जिस तरह से आप देखते होंगे कई इस तरह के किलर्स होते हैं, सुपारी किलर्स होते हैं, उनको लोग सुपारियां देने लगे कि यार वैसे तो कोर्ट से तो इंसाफ मिलेगा नहीं, आप ये पैसा लीजिए और इस मामले को निपटाइए। तो ये जो चीज़ है, इससे समाज को सुरक्षित करने के लिए ही हम ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मतलब ये लड़ाई एक तरह से अब देखा जाए तो न्यायपालिका के भले के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए, उसकी मान्यता को जिंदा रखने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना विश्वास खो लिया तो लोग फिर न्यायपालिका में आना बंद कर देंगे, और जब वो लोग आना बंद कर देंगे तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और ख़त्म भी हो सकती है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक अच्छे समाज के लिए बहुत गलत संदेश है कि लोग न्यायपालिका पर विश्वास करना छोड़ दें। और यही हम पत्रकारों के लिए भी है। अगर हम केवल पेड न्यूज़ चलाएंगे और पैसा कमाने के लिए पत्रकारिता करेंगे तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। तो भाई पैसा चाहिए, सबको चाहिए, परिवार सबके हैं, हमारा भी परिवार है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा तो आपको खींचनी पड़ेगी भाई। इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इस मामले में आप पूरा लड़ेंगे, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, विज्ञापन के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर मामले में नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये सबको समझना होगा। जो भी जहाँ भी है, चाहे वो पत्रकारिता में है, चाहे वकालत में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, उसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं दूर रहने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। भाई जीरो तो कोई चीज़ नहीं होती है और 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप 100 के नज़दीक और जीरो के आसपास कहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। वही हमारा प्रयास रहता है। बाकी जिस तरह से जनता चाहेगी, जब तक उनका सहयोग है तब से जागो उत्तराखंड जिंदाबाद रहेगा। हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी आशुतोष भाई न्यायपालिका की और न्याय के महत्व की बात कर रहे थे कि न्यायपालिका के सम्मान के लिए भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि लोगों का विश्वास जो है न्यायपालिका पर बना रहे। लेकिन मैंने देखा है कि ये लोगों के मामले, जनता के मामले उठाते हुए और कोई मामला उजागर करते हुए आशुतोष भाई के ऊपर भी काफ़ी सारे न्यायालय में मामले या तो पेंडिंग हैं या फिर नए नए मामले आ रहे हैं, जैसे मानहानि के मामले आते हैं या और मामले आते हैं। तो मैं आशुतोष भाई से पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, जो हैरेसमेंट है वो तो चुनिंदा लोग करते हैं। जिसके खिलाफ मैं खबर प्रसारित करूंगा, जिसके खिलाफ मैं बोलूंगा, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, जनरली यही लोग होते हैं, इनको दिक्कत होती है। वो इक्का दुक्का लोग होते हैं और वो कभी मानहानि का नोटिस भेज देते हैं, कभी वो बोल देते हैं कि भाई हमसे वसूली हो रही थी। इस तरह के जनरली वो लोग करते हैं जिससे कि मुझ पर दबाव बने और मैं मामले से हट जाऊं। लेकिन मैं इस मामले में खुशनसीब हूं कि मेरे भी, क्योंकि मैं अधिवक्ता स्वयं भी हूं, तो मेरा अच्छा फ्रेंड सर्किल है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो अंकिता केस की हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं नवनीत नेगी जी, वो मेरे दोस्त हैं। कोटद्वार में कुछ एडवोकेट, एक आशुतोष मेरे नाम राशि हैं, आशुतोष कंडवाल जी हैं, तमाम हैं ऐसे जो कि अवेयर रहते हैं कि यार इस पर कोई मुकदमा हो गया, नोटिस आ गया तो इसको सेफगार्ड करना है। तो वो थोड़ा इतना दिक्कत नहीं रहती मुझे, लेकिन आते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर मेरे खिलाफ होता है तो हजारों लाखों लोग मेरे साथ भी तो खड़े होते हैं, तो मेरी तो शक्ति वैसे ही बढ़ जाती है और मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। तो अगर मैं जनता के भले के लिए और अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर आप कोई भी मेरे पे इस तरह का नोटिस और मुकदमा देखेंगे, चाहे वो अवैध पेड़ कटान का मामला हो, जब हरक सिंह जी वन मंत्री थे तो हमने वो खबर चलाई तो पॉलिटिकल प्रेशर बना के हम पे FIR कर दी गई। बाद में FIR को जब हम हाई कोर्ट अपने अरेस्टिंग स्टे लेने को पहुंचे तो जज साहब ने बोला कि भाई 3000 पेड़ कैसे कट गए।
वो जनहित याचिका में कन्वर्ट हो गई। तो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि 3,000 हरे पेड़ कैसे कटवा दिया आपने। तो वो तो उल्टा पड़ जाता है इन लोगों पे कई बार ना। तो मुझे नहीं, इन्हीं को नुकसान हो जाता है, क्योंकि देखिए 100 बार झूठ बोल के कोई चीज़ सच नहीं हो जाएगी। सच तो सच ही अपनी जगह है, झूठ झूठ ही है। तो थोड़ा सा टाइम ख़राब होता है। बस मुझे तो लगता है कि थोड़ा जो टाइम हम अच्छे काम पे लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा जुडिशियरी के आलतू फालतू जो मुकदमे होते हैं उनसे परेशान होता है आदमी। मतलब समय बर्बाद होता है, थोड़ा पैसा भी बर्बाद होता है, लेकिन हम पैसा बचाते भी तो हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि गाड़ी ड्राइविंग हम खुद कर लेते हैं, हज़ारों किलोमीटर गाड़ी खुद चला लेते हैं, और घर के काम खुद कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो वो सारा पैसा हमारा बच जाता है। इस बात पे मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है आशुतोष भाई, कि आपकी आय का स्रोत क्या होता है? क्योंकि न्यूज़पेपर तो बिकता नहीं है, 2 रुपए का न्यूज़पेपर है और सर्कुलेट होता नहीं है। तो किस प्रकार से आप ये जो गाड़ी दौड़ रही है और यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, कभी हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं, और ऊपर से ये भी होता है कि अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, जैसे अंकिता के माता पिता की सहायता करना चाहते हैं किसी और की, तो ऊपर से प्रेशर बनाने के लिए क्राउड फंडिंग या इस प्रकार की चीज़ें उठाई जाती हैं कि भाई ये क्राउड से पैसा ले रहे हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं सारी फाइनेंशियली, कैसे आप चलाते हैं? फाइनेंशियल तो देखिए, मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो वो रहता ही है कि कहीं ना कहीं फैमिली का एक मेंबर की रेगुलर अर्निंग है। तो उस तरह की वो दिक्कत नहीं है, सीधे ही निकलना है जी। तो एक तो उधर से सपोर्ट आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो पौड़ी में हमारे मकान है, मेरे फादर ने भी एक मकान बनाया था, बाद में मैंने भी एक मकान वहाँ पे बनाया है, जिसमें ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। क्योंकि टूरिज्म का होने की वजह से मैंने भी एक प्रतिष्ठान खोलने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया में व्यस्तता की वजह से मैंने वो किराए पे दिया हुआ था। थोड़ा बहुत किराया वहाँ से आ जाता है। नीचे एक वेल्डिंग की शॉप भी, जब फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी ख़राब थी तो वो वेल्डिंग शॉप भी मैंने पार्टनरशिप में खोली थी अपने ही मकान में। तो वहाँ से किराया आता है। दोनों मकानों से मेरा इतना किराया तो आ जाता है कि मेरे घर का खर्च चल जाता है। और ऐसे में जो ये वाला लेफ्ट है भैया, यहीं से कटेगा। ऐसे जो मैं पंगे लेता रहता हूँ, उसके लिए भी कुछ पैसा मैं बचा लेता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि कई लोग 10, 20, 30 हज़ार रुपये व्यसनों में भी खर्च करते हैं हर महीने। आप देखते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, नॉन वेज नहीं खाता, अंडा मीट मच्छी में कुछ नहीं खाता हूँ, दाल रोटी खाता हूँ और दाल चावल खाता हूँ। मतलब पहाड़ी भोजन मुझे पसंद है। तो मेरा जो भोजन होता है वो बहुत सस्ता और बढ़िया होता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो आप महंगा और बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं ना, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सिंपल साफ़ सुथरा दाल चावल और हरी सब्जी रोटी, ये अगर आप ले रहे हैं ना आप खाने में रेगुलर, तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। आपकी बीमारियों की जड़ ही उटपटांग खाना खाना है। आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाएंगे, रेगुलर पनीर आइटम खाएंगे, क्योंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज तो कोई कर नहीं रहा है ज़्यादा, तो वो सारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और बीमारियों का कारण यही है, एक्सेसिव फूड जो हम अंदर ले रहे हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, हालांकि कभी मुझे चलना पड़ता है पैदल, तो पैदल चल जाता हूँ। और अभी तक तो भगवान की तरफ से सारा फिट ही है मामला, और मेडिकल ऐसी कोई भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो चल रही है गाड़ी। और छोटी मोटी समस्याएं तो सबके जीवनों में है। आप भगवान का नाम ले रहे थे, आप भगवान में कितना विश्वास करते हैं? देखिए, भगवान पे तो पूरा विश्वास है, और भोलेनाथ की कृपा से ही सब चल रहा है। इतने पंगेबाजी होती है, मैं भगवान की कृपा से सुरक्षित ही रहता हूँ। लोग जान से मारने की भी धमकी देते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं बच जाता हूँ। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सुरक्षित हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दुआओं से आगे भी सुरक्षित रहूँगा और आपके काम आता रहूँगा। राइट? हाँ जी, ये वाला राइट है। तेरह मिनट और दिखा रहा है अभी। 7 किलोमीटर। अभी किरण नेगी के माता पिता के घर से हम 13 मिनट 7.2 किलोमीटर्स दूर हैं। जल्दी 15 मिनट में पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस किस प्रकार की समस्याएं उनको झेलनी पड़ी हैं पिछले
10 सालों में। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, आशुतोष भाई से ही पता चला है और जो अधिवक्ता लोग हैं उनसे पता चला है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कोई अच्छी नहीं है। उनके पिता कुंवर सिंह नेगी, वो भी शायद कोई बहुत अच्छी जॉब या कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है नहीं। उनसे ये भी चर्चा करेंगे आगे। परिवार की बात निकली है तो मैं आशुतोष भाई से पूछना चाहूँगा कि उनका पारिवारिक जीवन, जैसे ज़्यादातर समय उनको मैंने देखा है रोड पे ही रहते हैं या दूसरे मामलों में रहते हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बड़ी बिटिया अब कॉलेज पहुँच गई है, छोटी बिटिया भी सेकेंडरी स्कूल में है। तो कितना समय वो दे पाते हैं, कितना समय रोड पे रहते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। पारिवारिक जीवन ठीक है, सो है। बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाता उन्हें, लेकिन शायद मेरे बच्चे भी समझ लेते होंगे और वाइफ भी समझती है कि इसका काम ही कुछ ऐसा है कि ये टाइम नहीं दे पाएगा बहुत ज़्यादा घर को। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता हूँ मैं। टाइम पे जो लोन का इंस्टॉलमेंट है वो जमा हो जाते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा हो जाती है, और जब भी एक आध दिन की छुट्टी कभी मिल गई तो बच्चों को आउटिंग पे भी मैं ले जा देता हूँ। कभी कहीं बाहर खाना खाने का मन उनका करता है तो मैं कर देता हूँ। और आजकल तो गूगल पे हो गया ना, तो जब से गूगल पे हो गया तो अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत जो भी पैसा है वो बड़ी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बोल देता हूँ कि भाई बेटा तुम देख लो अपने हिसाब से, ये 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये, तुम खा पी लो जो भी करना है। ऐसा सभी जगह लोग कर रहे हैं, तो मैं भी यही करता हूँ। तो 100% तो मैं परिवार मेरा संतुष्ट नहीं होगा मुझसे, लेकिन अब क्या करूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि परिवार को कम समय दे पाता हूँ। तो अब परिवार भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा बड़ा परिवार है, लोगों का एक छोटा सा परिवार होता है। अगर मुझे सुबह से शाम तक लोग फ़ोन कर रहे हैं तो कुछ समझ ही रहे होंगे कि ये कुछ कर पाएगा हमारे लिए। तो अब ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी दी है कि ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करूं, सुनूं, तो सुनता हूं, करने की कोशिश भी करता हूं। अब वही मैंने कहा ना आपको कि भोलेनाथ का यही आदेश होगा मुझे कि तुम ये ज़िंदगी में ये काम करोगे, और आदेश का पालन हो रहा है, बस यही है। एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये मैंने भी जब मैं सन 2014 में जब हमने जागो उत्तराखंड शुरू करा था, या उससे पहले मैं नेटवर्क 10 में काम करता था, तो उस समय ये चीज़ मैंने महसूस की थी कि कोई भी खबर हो, हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसको उठाने की कोशिश करते हैं। हम बातचीत करते हैं, अधिकारियों से करते हैं, नेताओं से करते हैं कि ये समस्या है। लेकिन पत्रकार की कुछ हदें होती हैं। हम सिर्फ शायद आपके शब्दों में हम सिर्फ शोर ही मचा सकते हैं, और पावर तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम कोई डिसीजन ले पाएँ, कुछ कर पाएँ। तो आप कितना क्या महसूस करते हैं जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि जब हमें पता है कि हमारे सामने गलत हो रहा है लेकिन हम उसमें कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं? तो आप कैसे इस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करते हैं? यही से बोलने को बोल रहे हैं 20 मीटर तो यही है। देखिए, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, अब इतना तो मुझे अनुभव है कि कई समस्याओं को तो मैं फ़ोन पर ही समाधान कर लेता हूँ। अधिकारियों को फ़ोन कर दिया है, जिससे भी संबंधित है वो हो जाता है। छोटा मोटा काम तो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसी मुझे लगती नहीं है। लोगों को बेचारे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अपने अधिकारों को पता नहीं है, तो लोग अधिकारी घुमा देते हैं या इस तरह से हो जाता है। लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब किसी अधिकारी को या किसी नेता को फ़ोन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वजन तो रहता है कि इसका फ़ोन आया है, ये बात तो सही कर रहा है, तो काम हो जाते हैं। और जहाँ बड़े इश्यू की बात होती है उसमें जन समर्थन चाहिए होता है हमें। जैसे अंकिता का केस है, देखिए बिना जन समर्थन के हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। हम एक खबर बन के रह जाती और वो वहीं ख़त्म हो जाती। मुझे लगता है कि जब लक्ष्मण झूला थाने में हमने उस दिन रात को विनोद आर्य अपने बेटे को बचाने के लिए आया था और वो अंदर बैठ के चाय पी रहा था, वो हमें बहुत पिंच किया उस समय कि ये क्रिमिनल का बाप अंदर जाके, ये वाला राइट है भैया, ये यहाँ से क्रिमिनल का बाप अंदर पुलिस के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहा है। और
अंकिता के पिताजी बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है, और कई दिन से पटवारी घुमा रहा था, पुलिस वाले घुमा रहे थे। तो हमें गुस्सा आया। गुस्से में हमने बहुत सारी चीज़ें कही, पुलिस के लिए भी कही, प्रशासन के लिए भी कही, सरकार के लिए भी कही। तो लोगों ने उस बात की गहराई को समझा और ये महसूस करा कि अगर वो सड़कों पे नहीं आएंगे तो ये मामला दब जाएगा। और देखिए अंकिता तो देखिए एक उदाहरण है। ये तो किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। बेटियां सब घरों में हैं, बहनें सारे घरों में हैं, सबकी माँ होती है, बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी माँ, बहनें, बेटियां सुरक्षित रहें, और इसके लिए वो जागरूक भी रहता है। तो जैसे ही अंकिता का मुद्दा आया तो लोगों ने इस बात की जो गंभीरता थी उसको समझा और सड़कों पर उतरे। तो मुझे लगता है कि अगर जन समर्थन मिलेगा तो बड़े मुद्दों पे, जिसमें कुछ पॉलिटिकल दबाव हो अधिकारियों पर या किन्हीं लोगों को बचाने का प्रयास हो, बिना जन समर्थन के हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और हालांकि जुडिशियरी का सहारा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर मामले में हम कोर्ट में पहुंच जाएं। उसके लिए भी संसाधन चाहिए होते हैं। तो जनता का सहयोग मुझे लगता है कि सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अगर जनता सहयोग करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम असंभव है, क्योंकि सारी चीज़ें तो जनता के लिए है। और जनता अगर एक्टिव हो गई तो सब कुछ हो सकता है। मैं तो ये भी दावा करता हूँ कि उत्तराखंड की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उसके मूल में ये है कि अगर 20 सालों में हमारे पहाड़ों में रोजगार का अच्छा प्रयास रहता सरकारों का, चाहे पर्यटन को लेके है, चाहे जैविक खेती को लेके है, चाहे बाग बगीचे हॉर्टिकल्चर को लेके है, पशुपालन को लेके है, अगर बढ़िया काम होते तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो देहरादून भी नहीं आते, वो घर में ही कुछ करते जैसे हिमाचल में युवा करते हैं। तो वो नहीं हो पाया, और इन चीज़ों को सुधारने की जिम्मेदारी भी जनता के पास है। जनता जिस दिन समझ गई कि उनका रोजगार का जो हक है ना, उसे छीना जा रहा है, और ये जो हमारे नेता लोग हैं वही गड़बड़ घोटाला करके और बाहरी लोगों को हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे जो संसाधन हैं, उनका दोहन करके उनको बेच खाकर पैसा कमा रहे हैं। और उसी वजह से हमारी ये हालत है कि बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, गरीबी है, संसाधनों का अभाव है। ये वाला हार्ड राइड तो नहीं था कहीं? मुझे लग रहा है वही कच्चा रास्ता जो था वो वाला था। हाँ जी। 2 किलोमीटर है, वापस कर लूँ यहाँ से? हाँ जी, 40 हाँ जी। मीटर पे राइट कह रहा है। वैसे ये वाला भी हो सकता है। ये बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एक वापस रास्ता करो। इधर कट रहा है। 40 मीटर दिखा रहा है ना, चाहे 40 पे राइट। हाँ, आगे से कर लो, ये आगे वाला है शायद। कच्ची रोड है वो। यहाँ तो कच्चा ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा पॉश इलाके में लेफ्ट तो पे रहते बोल रहा है, हैं। 2.5 किलोमीटर बोल रहा है, 300 मीटर या बाद। तो आप एक काम करो, वापस ले लो, और वो जो लेफ्ट में कच्चा रास्ता कट रहा था वहाँ पे ले लेना। रीरूटिंग बोल रहा था, हमसे कुछ गड़बड़ तो हो गई है। हाँ, वो पीछे वो शायद कच्चा वाला था गाड़ी। कोई नहीं है, इसमें इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, घुमा लेता हूँ मैं देखभाल के। तो मैं आप सबको ये बता रहा था कि जनता अगर अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई तो सब कुछ होगा, फिर सब कुछ होगा। और रोजगार भी बच्चों को मिलेगा, स्कूल भी, अगर टीचर नहीं है तो आपको टीचर मिलेंगे, अस्पताल भी बढ़िया होंगे, पानी भी आपके घर में आएगा, बिजली की व्यवस्था भी ठीक होगी, रास्ते भी बनेंगे, सब काम होगा। लेकिन जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि जागरूकता जो है, जो कि चुनाव के समय लोगों को दिखानी चाहिए। ये जहाँ से कार आ रही है यहीं पे मैं समझ गया, यहीं अंदर जाना है। अगर चुनाव के समय जागरूकता से मतदान हो गया और उस समय आप चंद पैसों के लिए या शराब जिस तरह से बांट दी जाती है वो दिमाग में लेके, या ये देख के कि वे हमारी जात का है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, या ये अनुसूचित जाति का है, इसको लेकर जो लॉबिंग हो जाती है, क्षेत्रवाद को लेकर जो लॉबिंग होती है, और उस हिसाब से जो मतदान होता है, वो हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति योग्य नहीं है वो आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता, ये तो आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो योग्यता सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए, और योग्य आदमी को कमान सौंपिए आप, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो,
अगर वो पढ़ा लिखा योग्य है, क्षमता है उसके अंदर आपके लिए काम करने की, और आपके प्रति कहीं ना कहीं ईमानदार है, तो ऐसे आदमी को आप जब सत्ता सौंपेंगे तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की भी है कि किन्हीं तुच्छ स्वार्थों के लिए हम शायद गलत मतदान भी करते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है हमको 20 सालों से। उसका मतलब वो कह रहा था कि इधर से आ जाओ, उस समय किधर से? पहला वाला जो पॉइंट था ना भैया, दिखा तो यही रहा था 40 मीटर पे। फिर ये नहीं, यहाँ से लेफ्ट लो ना आप, ये लेफ्ट ले लो, ये रास्ता बन रहा है। आगे हाँ, यहाँ से लेफ्ट लो, फिर आगे से फिर वो नॉर्थ आइए, देखो आगे रास्ता ये है सीधा। यही है। हाँ जी। अभी आप राजनीति की बात कर रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे। मैं उस समय यहाँ पे था नहीं, पौड़ी में, लेकिन मुझे ज्ञात है कि आपने नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा था। और मुझे ये देख के भी बड़ी हैरानी होती थी कि जो सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते थे, कोई कहते थे कि प्लीज़ हमारी ये खबर चला दीजिए, इसका कुछ असर हो जाए। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो खबर चलवाते हैं या जिन लोगों के ख़िलाफ़ उनकी शिकायतें होती हैं, बाद में उन्हीं लोगों को वोट देकर उन्हीं लोगों को चुनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन चुनाव होने के बाद फिर वही लोग दोबारा लौट कर आपके पास आए और दोबारा उन्होंने अपनी समस्याएं आपको बताई। दोबारा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आशुतोष नेगी हमारी खबर चलाएगा, जिससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो आप कैसा महसूस करते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? ना, सीधे चलते रहो आप, सीधे। अभी ये दिखा रहे हैं ना 850 पे राइट है, सीधा चलो आप। कि वो जो नगर पालिका का चुनाव मैंने लड़ा था वो एक एक्सपेरिमेंट था मेरा, कि जनता किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि मैं तो खुद को समझता था कि हाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। शायद जनता ने नहीं समझा होगा कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो नहीं पड़ा वोट, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं तो अपना काम अभी भी करता हूँ और लोग अभी भी आते हैं, तो उससे कोई मेरे पत्रकारिता के उस पर नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने बीच में आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी थी और मैं प्रदेश प्रवक्ता रहा वहाँ पर 1 साल तक, क्योंकि मुझे लगा था कि जब बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो शायद एक तीसरा ऑप्शन अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में ये लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब दिल्ली में लगातार सरकार भी बनती है, अभी आपने देखा एमसीडी के चुनाव भी ये लोग जीते हैं, तो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला अच्छा राइट तो नहीं है भाई? 70 मीटर बाद ये वाला। हाँ जी, लेकिन देख के चलना, ये गड्ढे से हो रखे हैं यहाँ पे। हाँ, है तो सही रास्ता। तो इस वजह से मैं आम आदमी पार्टी भी रहा, प्रदेश प्रवक्ता रहा 1 साल तक। लेकिन आम आदमी पार्टी में भी बातें नहीं सुनी जा रही थी, जो पहाड़ के मुद्दे थे वो नहीं सुने जा रहे थे। और मुझे लगता था कि वो बेहतर तरीके से हमारी बात सुनेंगे, और जब सुनेंगे तभी तो काम भी करेंगे। जब वो सुन ही नहीं रहे थे तो फिर मैंने वो पार्टी छोड़ दी थी और फिर मैंने अपना पत्रकारिता का काम शुरू कर दिया। और तब से मैं फिर अपना जागो उत्तराखंड का जो बैनर है उसी में काम कर रहा हूँ। तो हालांकि मेरे को अभी भी महसूस होता है कि यहाँ पे एक सशक्त क्षेत्रीय दल की उपस्थिति ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली से कंट्रोल्ड पार्टियां हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है। एक उपनिवेश जैसा बना दिया है उत्तराखंड का कि अपने हिसाब से वहाँ पे योजनाएं बनाओ और अपने हिसाब से अपने लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करो, और केवल एक घूमने फिरने की, एक जैसे बोलते हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पर्यटन के लिए आ जाइए, कभी केदारनाथ आ जाइए, कभी बद्रीनाथ आ जाइए, और वहाँ पे एक पॉलिटिकल एक किमिक करके ड्रामा करके फिर आप चले जाइए। तो जो धरातल पे जो स्थितियाँ हैं, जो खराब स्थितियाँ हैं, उन्हें उत्तराखंड के लोग ही समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और समाधान भी वही कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता ही नहीं है। ये खंबे के बाद राइट है, मुझे लग रहा है। ऐसे में तो दिक्कत होगी फिर। तो देखिए, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। अभी 280 मीटर ये दिखा रहा है रास्ता। 10 मीटर बाद ये राइट कह रहा है। यही है भैया, यही है ये शायद, लेकिन बंद है आगे। बंद है क्या? आगे से होगा फिर। 10 मीटर हाँ, आगे। ये
वाला शायद रास्ता है। वाला ये भी गेट है भाई साहब। ना 160 मीटर के बाद है। अरे मैप भी ऐसे ही दिखा रहा है। ये देखिए, ये अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इलाका तो नहीं लगता मुझे, और सीधी सी बात है कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है नेगी जी की। कैसे लड़ाई लड़ रहे होंगे पिछले 10 सालों से, तो आप समझ सकते हैं। उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी पहले से ही, और सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखाई दिया, फेसबुक पे, लेकिन अब जानेंगे उनसे कि कितने लोगों ने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प किया। जो लीगल मैटर था उसमें कितने लोगों का सपोर्ट आया। देखिए, अंकिता के लिए तो फिर भी काफ़ी सपोर्ट आया, और यही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा सपोर्ट उन्हें आया होगा। अगर आता तो 10 साल के बाद केस जहाँ पहुँचा है वहाँ तो नहीं पहुँचता। मुझे लगता है कि उनका घर आने वाला है, बातचीत करते रहते हैं, और वहीं पे अपनी बात को कंक्लूड करके फिर आगे उनसे बातचीत करेंगे। 120 मीटर सीधा आगे, सीधा आगे। राइट ये बता रहे हैं। अभी आगे 1:30 बजे का टाइम हो गया है। उन्होंने बोला था कि 2 बजे तक आप आ जाना, तो मैं 2 बजे से तो पहले पहुंच गया हूँ। कल भी वो हमारा वहाँ पे वेट कर रहे थे। थोड़ा सा अगर हम ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे भी उनसे मुलाकात हो सकती थी। तो खैर, आज उनसे मुलाकात हो जाए तो फिर आगे की लड़ाई के लिए रणनीति बनाते हैं। और देखिए, ये एक बेस मॉडल है हमारे लिए कि इस तरह से हो सकता है किसी के साथ। और जिन परिस्थितियों से नेगी जी गुजरे हैं या भंडारी जी गुजरे हैं, दोनों ने बेटियां खोई हैं, परिवार ने, माओ ने अपनी बच्चियां खोई हैं, तो ये आगे के लिए नज़ीर है हमारे समाज के लोगों के लिए कि कैसे अपने को सशक्त करना है, मजबूत बनाना है, जिससे कि हमारे बच्चों का, हम लोगों का शोषण ना हो सके। क्योंकि हम पहाड़ के लोग बड़े भोले वाले सीधे साधे लोग होते हैं, और इसी भोलेपन का शिकार भी होते हैं हम लोग। तो होना पड़ेगा, तेज़ तर्रार भी होना पड़ेगा, फाइनेंशियली मजबूत भी होना पड़ेगा, और संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर हम हर समस्या का समाधान करेंगे। तो मुझे लगता है कि 130 मीटर आगे बता रहे हैं, 1 मिनट की दूरी बता रहे हैं। इधर दिखा रहे हैं, तो किधर होगा ये? यहाँ पे दिखा रहे हैं नहीं। एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं नेगी जी से। अब तो आगे जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी मोड़ी जा सकेगी। यहाँ पे ये सीढ़ी, ये कुछ काम कर रहा भाई। तो वैसे मुझे लगता है कि हम आसपास ही हैं कहीं। 210 मीटर दिखा रहा है, 220 मीटर दिखा रहा है। गली नंबर 4, गली नंबर 6। या पीछे जाना होगा, इधर तो नहीं था कहीं। हम कहाँ पे हैं? नहीं, आगे से वो है, यू टर्न सा दिख रहा है ना, लेफ्ट लेके और फिर वापस आएंगे, या फिर यहीं कहीं रोड गाड़ी लगानी पड़ेगी। अगर ये मीटर कम हो रहे हैं तो हमें इधर ही जाना है, और बढ़ रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो गई है। आगे से ये वाली से लेफ्ट दिखा रहा है, ये वाली रोड है जो शायद गली। ये वाली? हाँ जी, लेकिन यहाँ गाड़ी कट जाएगी। देख लेते हैं, ट्राई करके फंसे ना कहीं बस। देख लेते हैं। नहीं तो हाँ, मोड़ निकल तो रही है। वापस कर लेंगे, नहीं तो हाँ जी। जा तो रही है। ये बच्चे भी हैं इधर। 30 मीटर बाद लेफ्ट। इसका मतलब थोड़ा आगे आगे नहीं भैया, ये ठीक तो दिखा रहा मीटर है। कम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट लेना बस। ये वाला। हाँ जी। ये रिवर्स में लगाएं। ठीक है, चलिए। इधर ही है, वापस जाएंगे। थोड़ा अपनी तरफ भी देख लेना यार, गाड़ी लगे ना। ना, इधर क्लियर है। मुझे
लगता है यही वाली लेन है शायद। हाँ बस यहीं आ गई है शायद। गुलाब सिंह है यहाँ के विधायक। कुतुब विहार फेज सेकंड बी ब्लॉक, गली नंबर 6 के रोड और नाली का निर्माण माननीय विधायक श्री गुलाब सिंह। गुलाब सिंह है साहब यहाँ के विधायक। बिल्कुल सही आ रहे हैं, मीटर लगातार कम हो रहे हैं। 120 मीटर की ब्रेकर, बड़ा ऊंचा ब्रेकर बनाया है। 100 मीटर, 90, 70 आसपास ही होना चाहिए। कोई चौड़ी जगह देख के लगा देते हैं, यहीं है शायद आसपास। इनसे पूछ लेते हैं। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है अब तो ये। आ गया। ये नेगी जी रहते हैं यहाँ पे, नेगी जी। नेगी जी नेगी कौन है? वो जो किरण नेगी के पिताजी। किरण नेगी। पीछे से रास्ता है उधर। अच्छा वहाँ से घूम के। धन्यवाद। धन्यवाद जी। पीछे वाली गली है। इसके पीछे 4-5 मकान के बाद पता कर लेना। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। आए तो सही थे हम, लेकिन गली मैप भी पूरा एक्यूरेट तो दिखाता नहीं है वो भी। हाँ, पर यहाँ तक भी लिया है तो बड़ी बात है। ये भी पहुँच नहीं वरना पाता। तो फंस ही जाता है। ये वाली गली उतर है। यही बता रहे थे। चौथा पांचवा मकान। जब से ही कहीं गाड़ी लगा दे, अब आगे तो जाएगी। हाँ एक खाली प्लॉट है यहाँ पे, इसके आगे लगा दो। अंदर जाने का रास्ता तो है नहीं, तो यहीं पे सेफ है मुझे लगता है। हाँ यहाँ पे लगा देते हैं। तो पता करते हैं घर आसपास ही कोई है, इन्हीं में से कोई है, और बातचीत करते हैं फिर उनसे आगे जी आगे की रणनीति बनाते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। मकान तो यही होना चाहिए उनका। गली नंबर कौन सी है भाई साहब की? बैठेगी बनने ऑफिस नहीं रह गया। ये तो द्वारका का जाना है, इन्हें बोला डायरेक्ट मेन रोड ना। कम से कम उत्तराखंड